हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। आज जो चैप्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं ये है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेम से। ये हमारे सामने 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिनके जन्मदाता या जिनके हम फादर हम कह सकते हैं ये हैं हेनरी फ्योल। तो ये जो भी प्रिंसिपल्स हमारे सामने गिवन है इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में हम बहुत डिटेल में बहुत ईजी लैंग्वेज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे ये हेनरी फ्योल कौन है। हेनरी फ्योल का फोटो मैंने आपको भी दिखा दिया है। ये हेनरी फ्योल की इमेज है जिनको हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। यस, प्रशासनिक प्रबंध के पिता। तो हेनरी फ्योल के बारे में यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है शॉर्टकट के अंदर। तो हेनरी फ्योल के बारे में देख लेते हैं। इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट कहते हैं और ये फादर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के, बोले तो प्रशासनिक प्रबंध के पिता। इन्होंने बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं वो हमें काफ़ी गाइड करते हैं। तो ये थे फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ फ्रांस। तो इनकी एक बुक भी पब्लिश हुई थी, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो इनकी लाइफ के बारे में दिया हुआ है, इनके प्रोफेशन के बारे में दिया हुआ है, इनकी एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है, इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, बोले तो पोजीशंस हेल्ड के बारे में दिया हुआ है, इनकी राइटिंग्स, इन्होंने क्या क्या राइट किया, व्हाटएवर जो भी है दिया हुआ है। इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, बेसिकली इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। तो जब इन्होंने काम स्टार्ट किया था ऐसे टॉप लेवल मैनेजर के रूप में काम स्टार्ट किया था। यस, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है और इस चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ ही जाता है। तो ये हेनरी फ्योल के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को एक बार स्टॉप करके होल्ड कर आप इसको एक बार स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल जो भी टॉपिक आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब टॉपिक आपकी बुक्स में भी आपको स्टडी करने को मिल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे इन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। जो हमारे ये 14 प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कहते हैं कि जितने भी मैनेजमेंट के डिफरेंट एक्सपर्ट हैं, हर एक्सपर्ट ने अपने अपने क्या दिए हैं, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं अपनी रिसर्च के बेस पर। बट जो ये हमारे ये फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट बोले तो ये हेनरी फ्योल हैं। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए। यस, 14 प्रिंसिपल्स दिए और इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन भी किया है। कहाँ पर? अपनी एक बुक है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर। और उन्होंने उस बुक के अंदर ये भी बताया, क्या बताया? इन्होंने बुक में बताया कि प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स में डिफरेंस होता है। ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना ये फंडामेंटली ट्रू होते हैं और आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये कारण और परिणाम में, बोले तो कॉज एंड इफेक्ट के अंदर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। किसके बारे में बताया इन्होंने? पहले प्रिंसिपल्स के बारे में, कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फंडामेंटली ट्रू होते हैं, आधारभूत सत्य हैं। बट जो एलिमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो एलिमेंट्स मैनेजमेंट के बारे में कहते हैं कि जो हम एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये एलिमेंट्स से मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये एलिमेंट्स की बात करें। मतलब कहते हैं कि जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल्स तो देखो फंडामेंटली ट्रू हैं, आधारभूत सत्य हैं, पर एलिमेंट्स से इनका मतलब क्या है? कहते हैं एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनका मतलब एलिमेंट्स हैं। तो इन्होंने दो बातों के ऊपर ज्यादा फोकस किया। इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज्यादा लंबे लंबे नहीं होने चाहिए, बट क्या होने चाहिए? सजेस्टिव होने चाहिए। हम उन्हीं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करें जो रियलिटी में एप्लीकेबल हों, जिनको हम रियलिटी में टिपिकल से टिपिकल सिचुएशन के अंदर भी बहुत आसानी से अप्लाई कर सकें। पहला सजेशन इन्होंने ये दिया, पहला फोकस इन्होंने ये रखा। फिर दूसरा इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल होने चाहिए वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मतलब जब चाहें हम उसको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहें तो कर सकें। यस, तो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको दो बातें स्टडी करने को मिल रही हैं कि इन्होंने अपनी बुक के अंदर प्रिंसिपल और एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया। प्रिंसिपल्स इन्होंने बोला फंडामेंटली ट्रू होते हैं, एलिमेंट्स के लिए इन्होंने बोला कि ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। फिर इन्होंने दो बातों के ऊपर फोकस किया। पहली बात, प्रिंसिपल ज्यादा लंबे लंबे नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, प्रिंसिपल्स जो भी हो वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप उनको चेंज करना चाहें तो आप उनको बहुत आसानी से चेंज कर लें। अब बात आती है कि ये 14 प्रिंसिपल्स कौन से हैं। ये मैंने ग्राफ की फॉर्म में आपको शो किया हुआ है। ये प्रिंसिपल्स आपने फ्रंट के फर्स्ट स्लाइड में भी देखे होंगे।
तो इन 14 प्रिंसिपल्स को हम बहुत जल्दी से बट शॉर्टकट वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम हेनरी फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कार्य विभाजन का सिद्धांत। यस, कार्य विभाजन का सिद्धांत। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल ने क्या कहा है कि आप पूरे के पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब हमारे पास क्या होगा, हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा आपको अलग अलग पर्सन से पूरा कराना है। और जब आप सामने वाले को काम दो, सामने वाले को जब आप काम हैंडओवर करो, तो इस बात का ध्यान रखो कि वो काम उसकी एबिलिटी और उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब हमको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा काम एक ही पर्सन से पूरा न कराकर हर पर्सन को काम का सिर्फ एक ही हिस्सा, एक ही पार्ट पूरा करने के लिए दिया जाए। तो जब वो अपने काम को, अपने हिस्से के काम को बार बार करेगा तो वो उस काम का एक्सपर्ट बन जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री है। हमारी फैक्ट्री के अंदर हमको 100 टेबल्स बनाने का ऑर्डर रिसीव होता है। हमारे पास वर्कर कितने हैं? 5 हैं। अब काम को पूरा करने का पहला मेथड तो यह है कि मैंने हर वर्कर को बोला कि तुम 20 टेबल्स रेडी कर दो। अब हर वर्कर क्या करेगा? 20 टेबल, 20 टेबल, 20 टेबल, ऐसे करके अपनी टेबल्स पूरी रेडी करने वाले हैं। सेकंड मेथड क्या है? मैंने पहले वर्कर को बोला कि तुम सिर्फ लेग्स बना दो। सेकंड वर्कर को बोला मैंने टॉप बोर्ड्स बनाने के लिए। थर्ड वर्कर क्या बनाने वाला है? सेंटर स्पॉट। फोर्थ असेंबलिंग का काम करेगा और फिफ्थ क्या करेगा? सिर्फ पॉलिशिंग का काम करने वाला है। अब होगा क्या इससे? ध्यान से देखिए। जब पहला पर्सन लेग्स बनाएगा तो वो लेग्स बना बनाकर अपने काम को करने का एक्सपर्ट बन जाएगा। पॉलिशिंग वाला पॉलिशिंग के काम में एक्सपर्ट बन जाएगा। असेंबलिंग वाला असेंबलिंग के काम में एक्सपर्ट बन जाएगा। मतलब जब वो इंसान अपने हिस्से के काम को, अपने हिस्से में जो भी उनको काम मिला है उस काम को जब वो बार बार करेंगे तो उस काम को कर करके उसके क्या बन जाएंगे? एक्सपर्ट बन जाएंगे, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। तो हेनरी फ्योल ने यहां पर जो डिवीजन ऑफ वर्क का जो ये प्रिंसिपल दिया है, ये अप्लाई कैसे करना है, ये हमें सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर जगह पर अप्लाई होता है, चाहे वो मैनेजमेंट का लेवल है, चाहे वर्कर्स हैं, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर जगह पर अप्लाई होता है। स्कूल में देख लो, जब एक टीचर हिंदी को बार बार टीच करता है तो वो हिंदी को पढ़ाने का एक्सपर्ट बन जाता है। इंग्लिश वाला इंग्लिश को टीच कर 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 इंग्लिश में एक्सपर्ट बन जाता है। मतलब हमने टीचर्स को भी काम डिवाइड करके दिया हुआ है। तो मतलब जब हम कोई भी काम को बार बार करते हैं, अपने हिस्से के काम को बार बार करते हैं, तो उस काम को करने में हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो हेनरी फ्योल ने यही कहा कि जब आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर देते हो तो हमें एक तो काम की क्वालिटी अच्छी मिलती है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है, प्रोडक्शन अच्छी स्पीड से होता है, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होता है और वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। बट अगर हम इस प्रिंसिपल को अवॉइड करें तो, अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करें तो पहली बात तो हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं होने वाला है, बेनिफिट नहीं मिलेगा, वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज नहीं होने वाली, हमारी प्रोडक्शन की स्पीड भी अच्छी नहीं होने वाली, लोग मन लगा के काम नहीं करेंगे, रिसोर्सेज की भी वेस्टेज होने वाली है। फ्योल का ओपिनियन क्या है? फ्योल कहते हैं कि हमने जो काम को डिवाइड किया है इसका पर्पस यही है, हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाए, काम की स्पीड भी अच्छी होगी। लोग अपने काम को जब बार बार करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको काम करने में मजा भी आने लगता है, एक्सपर्ट भी हो जाते हैं और मन लगा के काम करते हैं। फिर फ्योल ने बोला कि एक ऐसा प्रिंसिपल है जो टेक्निकल और मैनेजरियल सभी जगह पर आपको अप्लाई होते हुए दिख जाएगा। अब आप हॉस्पिटल में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ या पब्लिक सेक्टर में चले जाओ या प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, हर सेक्टर में अगर आप देखोगे, इवन अगर आप अपने घर में भी देखोगे, घर में भी हम काम को डिवाइड करके ही करते हैं कि ये काम खाना बनाने का काम तुम्हारा है, कपड़े धोने का काम इसका है, ये काम इसका है, तो हम घर में भी कहीं ना कहीं काम को डिवाइड करके करते हैं। तो ये है डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल, जब हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पर्सन को जब हम उसके हिस्से का काम देते हैं तो वो काम को बार बार करके अपने काम को करने का एक्सपर्ट बन जाता है। दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। अब हम हेनरी फ्योल का दिया हुआ सेकंड प्रिंसिपल देख लेते हैं।
अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? हिंदी में हम इसको कह सकते हैं अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग, हेनरी फ्योल ने कहा कि अधिकार और उत्तरदायित्व मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। तो हेनरी फ्योल का क्या कहना है? कहता है कि जब भी हम किसी को काम पूरा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं तो काम को पूरा करने के लिए आप सामने वाले को अथॉरिटी भी तो दो ताकि वो काम पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपको बोला मार्केट से जाओ, चीनी लेकर आओ, सामान लेकर आओ, घर का राशन लेकर आना है। सामान पूरा नहीं लेकर आओगे तो तुमको घर में घुसने नहीं दूंगा। बट आपने उनसे पैसे तो मांगे नहीं या उन्होंने आपको पैसे तो दिए नहीं, मतलब वो आपको रिस्पॉन्सिबल तो ठहराना चाहते हैं पर काम को पूरा करने के लिए उन्होंने आपको अथॉरिटी तो नहीं दी, उन्होंने आपको पैसे तो नहीं दिए। तो इसीलिए यहां पर हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि अगर आप सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हो तो सामने वाले को काम को पूरा करने के लिए अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी, काम को पूरा करने के लिए अधिकार तो देना पड़ेगा। तभी वो बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। मान लीजिए पहले हमारी सेल होती थी 200 कार की, अब सीईओ ने बोला कि सामने वाले को बोला, सेल्स मैनेजर को बोला कि तुमको अब की बार 300 कार की सेल करनी है। अब सेल्स मैनेजर कहता है कि मैं इतनी सेल कैसे करूंगा? सीईओ कहता है पहले भी तो सेल की थी, अभी भी कर। बट सामने वाले को अगर आप रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हो तो सामने वाले को आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि भाई अपने नीचे और लोगों की ज्वाइनिंग करानी है तो करा ले, एडवर्टाइजमेंट करानी है तो करा ले, डिस्काउंट करानी है तो ये तीनों पावर्स मैं तेरे को दे रहा हूं। मतलब सामने वाले को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं तो सामने वाले को काम को पूरा करने की अब हमको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। सामने वाले को अगर आप रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हो तो काम को पूरा करने के लिए आपको सामने वाले को अथॉरिटी भी देनी होगी। अब जब ये प्रिंसिपल आप अप्लाई कर देते हो तो हमारे टारगेट बहुत जल्दी से अचीव होने वाले हैं, एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने वाला है। बट अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा? तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपने गलती से सामने वाले को अथॉरिटी ज्यादा दे दी, सामने वाला अथॉरिटी का मिस यूज करने वाला है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने अथॉरिटी पूरी नहीं दी, अथॉरिटी कम दे दी, रिस्पॉन्सिबल आप ज्यादा ठहरा रहे हो, तो वो क्या होगा? तब भी गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके टारगेट अचीव ही नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा? आप सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल ठहरा ही नहीं सकते, एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस भी डाउन चला जाएगा। जब आप सामने वाले को अथॉरिटी नहीं देते हो तो कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता। तो फ्योल ने बोला कि हमको अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई कराना है तो कहीं ना कहीं हमको देखना होगा कि डिसिप्लिन हर जगह पर आपका रहना चाहिए। सामने वाले को सारी बातें क्लियर कर दो, है ना। अगर पेनल्टीज वाली बात है तो पेनल्टी वाली भी बता दो, आपको काम पूरा होने पर रिवॉर्ड मिलेगा ये भी बता दो। तो सारी बातों की क्लैरिफिकेशन कर देनी चाहिए। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सिंपल सी बात है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलती हैं। सामने वाले को अगर आप रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हो तो काम को पूरा करने के लिए आपको अथॉरिटी भी देनी ही होगी। अब हम हेनरी फ्योल का दिया हुआ थर्ड प्रिंसिपल देख लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुशासन। अब देखो, लाइफ में अगर हमको सक्सेस होना है तो हमको डिसिप्लिन में तो रहना ही होगा। या जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं तो उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रखा ही है। स्कूल में बात करें तो स्कूल में अगर प्रिंसिपल या टीचर्स खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं तो उनको देखकर बच्चे भी डिसिप्लिन में रहते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन के अंदर रहना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो सब पर अप्लाई होती है, वो चाहे सुपीरियर्स हैं चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप वर्किंग को सक्सेसफुल रखना चाहते हो तो हमारे पास डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब डिसिप्लिन में आता क्या क्या है? डिसिप्लिन में आता है आज्ञाकारिता, अथॉरिटी के प्रति हमारी रिस्पेक्ट। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बनाए हैं उनका हमको क्या करना होता है? पालन करना होता है। अब अगर हम बात करें कि डिसिप्लिन को एस्टेब्लिश कैसे करें, डिसिप्लिन को हम अप्लाई कैसे करें, सिंपल सी बात, आपको हर लेवल के ऊपर, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, आपको हर लेवल पे सुपरविजन रखना होगा। सबको रूल्स क्लियर कर दो कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये नियम हैं, अगर आप काम पूरा करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, अगर आप काम को पूरा नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है।
बट सिंपल सी बात है, मैं तो आपको एक ही कहूंगा कि अगर आप रूल्स और रेगुलेशन को खुद फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आपको देखकर दूसरे लोग भी अपने आप ही मोटिवेट होते हैं। किसी भी कंपनी में देख लो, किसी भी कंपनी के अंदर मान लो मैंने किसी को पावर दे दी कि भाई तू लोगों को डिस्काउंट दे सकता है। अब उस पर्सन ने क्या किया, डिस्काउंट उसने आम लोगों को तो नहीं दिया, जो नॉर्मल कस्टमर डेली रूटीन में जो कस्टमर आते हैं उनको डिस्काउंट नहीं दिया। उसने डिस्काउंट किसको दिया, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को। तो उसने क्या किया है, रियलिटी में डिसिप्लिन का उल्लंघन किया है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया है, अधिकारों के प्रति जो श्रद्धा है उसने उसको अनदेखा किया है। तो डिसिप्लिन में तो सभी को रहना होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो सभी को फॉलो करने होते हैं। तो डिसिप्लिन में रहने से क्या होता है, हमारी रेपुटेशन अच्छी होती है, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, लेबर मैनेजमेंट के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। बट अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी नहीं होती है, उसमें कमी आ जाती है, इंप्लॉइज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, अव्यवस्था का बोलबाला रहता है, मतलब मैनेजमेंट अरेंजमेंट सब बिगड़ जाते हैं। फिर जो एटमॉस्फेयर होता है वो कौन सा होता है, डाउट का होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर डाउट करते हैं। फिर इंप्लॉइज का जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो भी गिर जाता है। इसीलिए हेनरी फ्योल ने बोला लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन सबके ऊपर अप्लाई होगा, चाहे वो सुपीरियर्स हैं चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हैं। तो ये था हमारा हेनरी फ्योल का थर्ड प्रिंसिपल, जिसको हम कह सकते हैं डिसिप्लिन। आगे है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल बहुत ईजी है। यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि फर्म के अंदर जो भी इंप्लॉइज काम करते हैं, हर इंप्लॉय को एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास के अंदर एक टीचर आ गया, भी कल टेस्ट लूंगी फर्स्ट पीरियड के अंदर, एक फिर थोड़ी देर में एक टीचर और आ गया, वो भी आपको बोल के चला गया कि फर्स्ट पीरियड में टेस्ट लूंगा। एक टीचर और आ गया, वो भी बोल के चला गया आपको, वही कल फर्स्ट पीरियड में आपका टेस्ट होगा। किसकी बात को मानोगे आप, पजल हो जाओगे, काम आप ढंग से कर भी नहीं पाओगे। इसी तरह से ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इंप्लॉइज को ऑर्डर देने वाला पर्सन एक ही है, ऊपर मैनेजर एक ही है, तो वो पर्सन नीचे वाले काम करने के टाइम पर पजल नहीं होने वाले, और काम को बहुत जल्दी बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं। तो काम बहुत जल्दी होने वाला है। तो यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग अगर आपका मैनेजर एक ही है तो आप काम को बहुत जल्दी कर पाओगे। अगर आपके मैनेजर दो दो है तो ये इंप्लॉय पजल होते जाएंगे। इस इंप्लॉय को लगेगा भी काम किसकी बात मानूं, किसकी बात मानूं या किसकी बात ना मानूं, किसके बात को प्रायोरिटी दूं। तो ये हमारे सामने सिचुएशन पैदा हो जाएगी, तो काम अच्छा नहीं है। तो ये है हमारी राइट अप्रोच और ये है हमारी रॉन्ग अप्रोच। तो हमको राइट अप्रोच को फॉलो करना है। तो हमको देखना है जिससे ऑर्डर हमको मिला, जिसने हमको काम करने के लिए बोला, हमको आंसर भी उसी को देना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के लिए बनने वाली है। तो यूनिटी ऑफ कमांड हमारा फॉलो होना चाहिए। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आदर्श की एकता, आदेश की एकता। तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होने वाले हैं, जो इंप्लॉइज है वो कंफ्यूज नहीं होंगे, इंप्लॉइज की एफिशिएंसी इंक्रीज होने वाली है, सुपीरियर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होने वाली है, हम हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं। बट अगर हम इसको फॉलो नहीं करें तो फॉलो नहीं करोगे तो उसको उल्टा हो जाएगा, इंप्लॉइज कंफ्यूज रहेंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी, सुपीरियर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होने वाली, लोगों के लड़ाई झगड़े आपस में होने वाले हैं। वो मैनेजर कहेगा तो कि तूने मेरी बात मानी थी, दूसरा मैनेजर कहेगा तूने मेरी बात मानी थी, तो लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, ये हमारा फोर्थ प्रिंसिपल। चलते हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल की ओर, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि जैसे मान लो फर्म के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, ये सेम एक्टिविटीज हैं। इन सारी एक्टिविटीज का जो टारगेट है ना वो सेम है, इन सारी एक्टिविटीज का टारगेट क्या है, सेम है। तो इसके ऊपर हेड भी सेम होना चाहिए, मतलब सारी एक्टिविटीज जिनका टारगेट सेम है उसको डायरेक्शन देने वाला बॉस या मैनेजर एक ही होना, डायरेक्शन देने वाला पर्सन एक ही होना चाहिए। इन्होंने कैसे बोला, ध्यान से देखो, इन्होंने बोला भी है यहां पर, क्या बोला है देखो, वन हेड फॉर द वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। यहां पर देखो, ये देखो मैं जो मैंने लाइन बोल्ड की है ना, यहां पर इन्होंने दिया हुआ है एग्जाम्पल। देखो क्या दिया हुआ है, मान लो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, दो प्रोडक्ट रेडी करती है, स्कूटर और कार। अब स्कूटर की मार्केट में प्रॉब्लम अलग होगी, कार से रिलेटेड प्रॉब्लम अलग होगी। अब दोनों का मैनेजर अगर मैं सेम रख दूं तो क्या होगा, काम ही नहीं ढंग से कर पाएगा। तो जो स्कूटर का डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर अलग रखना पड़ेगा, जो कार का डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर मुझे अलग बनाना पड़ेगा,
है ना। तो दोनों को आपको अलग अलग डायरेक्शन देने वाला बंदा अलग अलग चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट को। तो ये है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी सारी एक्टिविटी जो सेम नेचर की होती हैं वो एक ही पर्सन के अंडर में आ जाएंगी और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी इंक्रीज होने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होने वाली है, हमारे ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव होने वाले हैं, एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहने वाला है। बट अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम भी आएंगी, काम ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा, झगड़े होंगे, एक्टिविटीज बार बार रिपीट होती रहेंगी, है ना, ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की वेस्टेज होने वाली है, मशीनों की वेस्टेज होने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी डिक्रीज होने वाली है। तो ये सारे नुकसान हमको होने स्टार्ट हो जाते हैं जब हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब एक सिंपल सी बात आती है कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर क्या फर्क है। हेनरी फ्योल ने बोला कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जरूरी है, किसके लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कुशल तरीके से चलाना चाहते हो, इट इज नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आप कंपनी को, फर्म को आप बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहते हो, कुशल तरीके से चलाना चाहते हो, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। बट अगर आप एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या जरूरी है, यूनिटी ऑफ कमांड। ध्यान से सुन लीजिए बात को। अगर आप कंपनी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या जरूरी है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर आप एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या जरूरी है, यूनिटी ऑफ कमांड। यस, ध्यान से देख लेना इसके डिफरेंस को। डिफरेंस का टॉपिक आपकी बुक में दिया भी होगा, उसको भी आप स्टडी करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कभी कभी काम करते करते क्या करते हैं, खुद के बेनिफिट को देखते हैं और हम कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के होने वाले बेनिफिट को अवॉइड करते हैं। जो मेरे खुद के लिए बेनिफिट है ना, मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रखता हूं। हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे क्या फायदा मिलेगा। अगर आप यही सोचते रहते हैं तो मैं कहता हूं कि आप लाइफ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको नुकसान होने वाला है। तो यहां पर इस पॉइंट में ऐसी ही कोई बात की गई है क्या, एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं। एक परचेज मैनेजर है, उस परचेज मैनेजर को बोला कि भाई तुमने 100 टन रॉ मटेरियल खरीदना है। कितना, 100 टन रॉ मटेरियल खरीदना है। अब वही माल मार्केट में तो सस्ता मिल रहा है, अब बट क्योंकि उसके बेटे की खुद की फैक्ट्री है, वो अपनी बेटे की फैक्ट्री से माल खरीद लेता है पर मार्केट से भी ज्यादा रेट के अंदर। और उस मैनेजर ने मतलब क्या किया, अपना खुद का फायदा सोचा कि पैसा तो मेरे घर में जाने वाला है। आपको मैं फिर से समझा रहा हूं, 100 टन रॉ मटेरियल खरीदना था, बट मैनेजर ने क्या किया, मार्केट में जो कि माल सस्ता मिल रहा था वहां से ना खरीद के अपनी बेटे की फैक्ट्री से खरीद लिया जहां से उसने महंगा खरीदा। तो अब सोच कर देखो, उसको बेनिफिट उसके घर में तो चला गया, बट अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को तो नुकसान हो गया ना। उसका खुद का तो पेटा भर गया, उसने खुद का पर्सनल बेनिफिट तो देख लिया, बट ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करा दिया। बट ये प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने क्या बोला, आपको व्यक्तिगत हित का ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में ज्यादा सोचना है। क्योंकि अगर आप खुद के बेनिफिट के बारे में सोचोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का तो आपने नुकसान कर दिया ना, और एक वक्त के बाद ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, फिर अल्टीमेटली आपका तो नुकसान होने वाला है ना। तो व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को ज्यादा प्रेफरेंस दें, प्रायोरिटी दें। और अगर जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो मतलब हम ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और हम कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, हमारे फर्म के ऑब्जेक्टिव पूरे होने वाले हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कोऑर्डिनेशन भी बन जाएगा। और जब हम इस टाइप के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा खुद का तो बेनिफिट हो जाएगा बट फर्म का नुकसान होने वाला है। हमने मानवता का पालन नहीं किया, मानवता नहीं दिखाई, खुद का पेटा भर लिया, खुद का बेनिफिट देख लिया, बट फर्म का बेनिफिट नहीं देखा। जेलेसी स्टार्ट हो जाएगी और काफी सारे नुकसान और भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है सार्वजनिक हित के स्थान पर, व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है। मतलब खुद का पर्सनल बेनिफिट की जगह पर हमने फर्म के बेनिफिट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट है हमारा
इंप्लॉइज को मान लो हमने वेजेस देनी है, सैलरी देनी है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि इंप्लॉइज को जो भी आप वेजेस या सैलरीज दो वो हमको सही देनी चाहिए, प्रॉपर देनी चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग देनी चाहिए, टाइम पर देनी चाहिए, जो मार्केट में रेट चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए। अदरवाइज इंप्लॉइज आपकी कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो और कहीं पे काम ढूंढ लेंगे। तो इन्होंने बोला अगर आप इंप्लॉइज को ढंग से टाइम पर वेजेस सैलरीज पे नहीं करोगे तो वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा और वो अपनी पूरी एबिलिटी से भी काम नहीं करेगा और वो दूसरी जगह पर नौकरी ढूंढनी स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रिंसिपल जब हम फॉलो करते हैं, तो ये प्रिंसिपल जब हम फॉलो करेंगे तो इंप्लॉइज को सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनको इंकरेज मिलता है, इंप्लॉइज के बीच में डेडिकेशन बढ़ती है, इंप्लॉइज डेडिकेट होकर काम करते हैं। जब उनको टाइम पर सैलरी मिलती है, पैसा जब टाइम पर मिल जाता है, डेडिकेशन से काम करेंगे, है ना। इंप्लॉइज हमारी फर्म को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। बट अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो इंप्लॉइज हमारी फर्म को छोड़ के जाएंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, बेईमानी करेंगे, रिश्वतखोरी करेंगे, बार बार छुट्टी पे जाएंगे, हड़ताल करेंगे, तालाबंदी करेंगे, तो ये सारी घटनाएं होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो डेफिनेटली ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, हमको इंप्लॉइज का ध्यान रखना है और उनको टाइम पर वेजेस सैलरी पे कर देनी है, जो भी मार्केट का रेट हो उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज वो पूरी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से काम नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके घर के अंदर सारे के सारे डिसीजन आपके पापा या मम्मी ले, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो हमको फर्म के अंदर ना कुछ कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है। अगर आपके पास भाई काम बढ़ गया है तो छोटे मोटे डिसीजन अपने पास रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वाले डिसीजन अपने पास रख लो, और ज्यादा जो डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं तो बाकी काम आप अपने नीचे के लोगों को हैंड ओवर कर दो। तो इन्होंने बोला कि फर्म के अंदर हमको क्या करना है? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को फॉलो करना है। तो अगर आप चाहते हो बहुत सारे काम अच्छे से हो जाएं, काम टाइम पे पूरा हो जाए, तो आप ध्यान रखो, अगर आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं तो खुद ले लो, बाकी के डिसीजन लेने की पावर नीचे के इंप्लॉइज को दे दो, वो भी मोटिवेट होंगे काम करते करते, है ना। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारे अधिकार, आपने सारी पावर्स खुद के पास रख ली, सामने वाले के ऊपर आप काम थोप रहे हो, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? इंपॉर्टेंट पावर आपने खुद के पास रखी और बाकी की पावर्स आपने नीचे वाले लोगों को हैंड ओवर कर दी। तो हमको देख लेना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो आप सेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर लो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, सारे काम आप अकेले नहीं कर पाओगे, सारे डिसीजन आप अकेले नहीं ले पाओगे, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करो। इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद के पास रखो, बाकी डिसीजन लेने की पावर नीचे इंप्लॉइज को दे दो। तो हमको ऐसा ही फॉलो करना है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन से और डिसेंट्रलाइजेशन हम दोनों को अगर हम इकट्ठे से बैलेंस करके चलेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये आएगा, सुपीरियर्स की वर्कलोड में थोड़ी कमी होने वाली है, डिसीजन अच्छे होने वाले हैं, बेटर होने वाले हैं, काम जल्दी होने वाला है, इंप्लॉइज को मोटिवेशन मिलने वाला है, ये सारे बेनिफिट हमको मिलने वाले हैं। अब वायलेटिंग इफेक्ट क्या होंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम दोनों को बैलेंस करके ना चलें तो फिर नुकसान क्या होगा? इंप्लॉइज मोटिवेट नहीं होंगे, हेडेक बढ़ जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, सारे डिसीजन आप अकेले रहते रहोगे तो काम जल्दी से पूरे नहीं हो पाएंगे, है ना। इंप्लॉइज मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर पेशेंस खत्म हो जाएगा, आप सारे के सारे डिसीजन खुद लोगे तो रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे। तो अगर ये प्रिंसिपल्स को आप बैलेंस करके नहीं चलते हो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अगर आप बैलेंस करके नहीं चलते हो तो नुकसान होने वाला है फिर। तो अदरवाइज आप इसको फॉलो कर लो, आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? स्केलर चेन। ये भी हेनरी फेल का दिया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हालांकि इस टॉपिक के बारे में कहीं ना कहीं पहले भी स्टडी कर चुके होंगे। जैसे मान लीजिए अब यहां पर आपके सामने एक ग्राफ है, अब ग्राफ के अंदर आप ध्यान से देखो, एफ ने मान लो ई से बात करनी है, एफ पहले ई से बात करेगा, फिर डी से, फिर सी से, फिर बी से, फिर ए से बात करेगा। मतलब हम एक प्रॉपर सीरीज में फॉर्मल तरीके से आगे बात कर रहे हैं। जैसे कई बार कंपनी में आप काम कर रहे हो, प्रिंसिपल से, मान लो आपकी प्रिंसिपल से आपने बात करनी है, तो आप क्या करोगे? पहले आप अपने टीचर से बात करोगे, वो टीचर वाइस प्रिंसिपल से बात करेगा, वाइस प्रिंसिपल फिर प्रिंसिपल से बात करेगा। मतलब एक प्रॉपर चैनल से काम कर रहे हो आप। मतलब स्केलर चेन का मतलब क्या है? स्केलर चेन का मतलब है कि एक फॉर्मल अथॉरिटी, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी मूव फ्रॉम द हायर टू लोवेस्ट रैंक इन द स्टेट लाइन।
ये ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में चलता है, बट अगर आपको सबऑर्डिनेट ने किसी ऊपर से ऊपर तक बात करनी है तो आपको एक प्रॉपर चैनल से होकर ही बात करनी पड़ेगी। तो फ्योल ने बोला कि ये वाला जो तरीका है ना किसी से बात करने का फर्म के अंदर, इसका बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर आपको करना है नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम या बॉटम से नीचे, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। पहले एफ ई से बात करेगा, ई डी से, सी फिर बी से, फिर ए से, एंड सो ऑन, इस तरह से बात होने वाली है। तो इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है फ्योल्स लैडर। यहाँ पे फ्योल लैडर का नाम दिया है। अब जैसे मान लीजिए एफ ने मान लो पी से बात करनी है, तो क्या होगा, एफ पहले ई से बात करेगा, ई डी से, डी सी से, फिर बी से, फिर ए से, फिर एल से, एंड सो ऑन, पूरा सीक्वेंस में बात होने वाली है। तो इसको इन्होंने बोला फ्योल लैडर। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है हमको पता चल जाएगा कि अफवाह तो नहीं फैला रहा कोई, बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे खत्म हुई है। अथॉरिटी के बारे में हमको पता रहेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने कम्युनिकेट किया, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम का समाधान भी जल्दी कर पाओगे। तो ये है हमारा स्केलर चेन। पर स्केलर चेन का एक एग्जम्पशन भी है, क्या है ध्यान से देखिए। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने ध्यान से देखो, नीचे इन्होंने गैंग प्लैंक डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ई ने ओ से बात करनी है, ई ने मान लो ओ से बात करनी है, तो या मान लीजिए जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए क्या है, जैसे मान लो हाँ ई लगा लो, ई ने मान लो ओ से बात करनी है, तो ई क्या करेगा, पहले डी से बात करेगा और ओ क्या करेगा, अपने एन से बात कर लेगा। ये डी और एन आपस में डिस्कस कर लेंगे, फिर इनकी आपस में बात हो जाएगी। ये कब आप फॉलो कर सकते हो, ये आप फॉलो कर सकते हो कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में, आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी बात करनी है, प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट आपको जल्दी चाहिए, आपको पता है कि भाई ऐसे ऐसे तक बात लेके जाएंगे तो आपका वहाँ तक ओ तक पहुँचने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो उस केस के अंदर आपको क्या फॉलो करना है, गैंग प्लैंक। मतलब मेरा कहने का क्या है, अगर आप एफ से, ई से, डी से, सी से, बी, ए, एम, एन पूरा का पूरा एक एक सिंगल पर्सन को फॉलो करते हो तो वो तो हो गया फ्योल लैडर। बट अगर आप ई सीधा ओ से बात करना चाहता है तो ई ने क्या किया, डी से डिस्कस किया, डी क्या करेगा, एन से डिस्कस करेगा, फिर एन ओ की और ई की आपस से बात करा देगा। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला गैंग प्लैंक। यस, ये गैंग प्लैंक रियलिटी में है क्या, जो स्केलर चेन का एक एग्जम्पशन है, अपवाद है। मतलब कभी कभी आपको लगता है ना कि काम करने में देरी हो रही है, तो आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, बट आपको अपने सुपीरियर्स की आपस में बात करानी होगी। अब अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी आएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे, एक तो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी ऑर्डर में जाने वाली है, रिलेशनशिप आपके अच्छे बने रहेंगे, अथॉरिटी की आपने क्या की है, पूरी की पूरी रिस्पेक्ट की है, प्रॉब्लम्स का समाधान आपका जल्दी होने वाला है। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से बात नहीं करते हो, प्रॉपर चैनल को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको नुकसान भी होने वाला है ना। आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा ही नहीं सकोगे, किसने बात की थी पता ही नहीं है, अफवाह किसने फैला दी आपको पता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो नहीं होने वाली है, रिलेशनशिप के अंदर कड़वाहट आ जाएगी, तूने बोला था, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो ये है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या, इज अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, एक काम करने की, बात करने की एक फॉर्मल लाइन है अथॉरिटीज की, हमको उसी चैनल के अकॉर्डिंग बात और काम करना होता है। आगे है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, अब सिंपल सी बात है, ऑर्डर का मतलब यहां पर क्या है, एक राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब। हमने एक सही इंसान को ही एक सही जॉब के ऊपर लगाना है, और जो सही वस्तु है वो सही जगह पर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल से आते हो या कॉलेज से आते हो, अगर आपके कपड़े या कोई भी चीज़ है आपकी अगर सही जगह पे नहीं पड़ी होती तो आपको गुस्सा आता है, खाना आपको टाइम पे नहीं मिलता तो गुस्सा आता है, और कोई भी चीज़ आपको सही जगह पे नहीं पड़ी मिलती तो इसी के ऊपर, इसी को लेकर ये प्रिंसिपल है। ये कहते हैं कि राइट पर्सन राइट जॉब के ऊपर होना चाहिए और राइट थिंग राइट जगह पे होनी चाहिए। तो इन्होंने दो बातें बोली, यहां पर इन्होंने दो अरेंजमेंट की बात की है, यहां पर इन्होंने दो अरेंजमेंट की बात की है। फिजिकल रिसोर्सेज के लिए इन्होंने फिजिकल रिसोर्सेज के लिए बात की, मटेरियल ऑर्डर की, और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए बात की इन्होंने सोशल ऑर्डर की। मतलब फिजिकल रिसोर्सेज का भी हमको ध्यान रखना है, और फिजिकल सोशल ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, और मटेरियल ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। मटेरियल ऑर्डर किसके लिए, फिजिकल रिसोर्सेज के लिए, सोशल ऑर्डर किसके लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। तो हर वस्तु अपने उचित स्थान पर होनी चाहिए और हर वस्तु के लिए एक सही जगह होनी चाहिए।
और इसी तरह से इंसानों के बारे में क्या बोला, हर इंसान एक सही स्थान पर होना चाहिए और हर व्यक्ति एक अपने निश्चित जगह पर भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के अंदर, एक फर्म के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर को पता होना चाहिए कि फलानी जगह पर कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको काम करने के लिए कौन से मटेरियल की जरूरत है, कौन से मशीन की जरूरत है, तो ये सब हमको पहले से पता होना चाहिए। अदरवाइज ये सारी चीजें आपको पहले से पता नहीं होंगी तो आपकी काम करने में देरी होने वाली है। तो दैट इज ऑर्डर। सिंपल सा टॉपिक आप स्टडी करके देख लेना। ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल सी लैंग्वेज दी हुई है, बट बुक के अकॉर्डिंग आप देख लेना, बहुत ईजी है ये। बट अगर हम इसको ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, काम हमारा प्रॉपर तरीके से होने वाला है, मटेरियल का हम प्रॉपर तरीके से यूज करने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे प्रॉपर तरीके से यूज होने वाले हैं, कोई भी टाइम हमारा वेस्ट नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह भी रहा था, घर आते आपको पता है कि मेरी चीज यहाँ पड़ी है, मोबाइल मेरा यहाँ रखा है, कपड़े मेरे यहाँ रखने, आपका टाइम बचने वाला है, टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। बट अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो आपके कुछ ना कुछ नुकसान होने वाले हैं, रिसोर्सेज का मिसयूज होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाले हैं, है ना कुछ नुकसान आपके होने वाले हैं। आगे हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज इक्विटी, समता। फॉर एग्जांपल, आप घर के अंदर दो भाई बहन हैं, आप घर के अंदर मान लो दो भाई बहन है ना, एक भाई तो कोई काम ही नहीं करता और एक भाई बहुत पैसे कमाता है, नौकरी करता है, फिर भी उसके साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं होता, उसके साथ अच्छे से बिहेव किया ही नहीं जाता, तो आप सोच के देखो ये क्या है, समता है, क्या इक्विटी है? नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, हमको सभी के साथ बराबर हर किसी को इक्वल ट्रीट करना है। अगर कोई इंप्लॉय अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड दो, अगर कोई इंप्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा, टारगेट को कंप्लीट नहीं कर रहा, तो उसको पनिशमेंट भी दो, है ना। कभी कभी ऐसा होता भी है कंपनीज के अंदर, कंपनी के अंदर मान लो मैनेजर है, मैनेजर एक इंप्लॉय को तो ऐसे ही रूड बिहेवियर करता है और दूसरा उसका एक रिलेटिव है, वो रिलेटिव लेट भी आता है फिर भी उसको कुछ नहीं कहता, प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं करता, काम भी अच्छा नहीं करता, है ना, तो भी उसको कुछ नहीं कहता। तो आपको क्या लगता है इक्विटी है? नहीं है। तो यहां पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक लेबर एक दिन के अंदर 10 यूनिट पूरी कर देता है, वो सिंपल सा इंप्लॉय है, बट एक इंप्लॉय ऐसा है जो मैनेजर का रिश्तेदार है, रिलेटिव है, वो 8 यूनिट बनाता है, उसको कुछ नहीं कहा जाता। तो ऐसा नहीं होना। तो यहां पर इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाता है। रियलिटी में होना क्या चाहिए, पहले इंप्लॉय को सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए और दूसरे इंप्लॉय को सैलरी कम मिलनी चाहिए, वेजेस कम मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो यहां पर जब हम ऐसा नहीं कर रहे तो यहां पे इक्विटी के प्रिंसिपल को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इक्विटी हमको रखना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, हर किसी के साथ सेम बिहेवियर करना चाहिए। कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको डांटो, कोई अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है तो उसको प्रेज भी करो, उसको मोटिवेट भी करो। तो दैट इज इक्विटी। तो इक्विटी के प्रिंसिपल को जब हम फॉलो करते हैं तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, नहीं फॉलो करेंगे तो वायलेटिंग इफेक्ट भी होते हैं। तो इस सिंपल से ये चार पॉजिटिव इफेक्ट और 4 हमारे पास वायलेटिंग इफेक्ट है। तो आप चाहो तो वीडियो को होल्ड करके इसके इफेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में दिए हुए हैं। आगे देखिए, ये है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, मतलब कर्मचारियों का स्थायित्व। रियलिटी में क्या होता है, जब इंप्लॉइज को टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है या इंप्लॉइज के लिए बिहेवियर अच्छा नहीं है, इंप्लॉइज की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, पीने का पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, मैनेजर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इंप्लॉइज कभी कभी क्या करते हैं, कंपनीज को छोड़कर, फर्मों को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। या ऐसा भी होता है जब काम करने की कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो ज्यादा छुट्टी करते हैं, हड़ताल करते हैं, तालाबंदी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमने 50 लोगों को नौकरी पे रखा, 1 महीने के बाद उसमें से 30 लोग नौकरी छोड़कर चले गए। 1 महीने के बाद हमको फिर से 30 लोगों को बुलाना पड़ेगा, उनको नौकरी पे रखने के लिए फिर से खर्चे करने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, सारा काम भी सिखाना पड़ेगा। यही काम लगे रहोगे क्या, बहुत सारा नुकसान होता है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि एम्प्लॉइज हमारी कंपनीज को, फर्म को छोड़कर ना जाएं और हमारी लेबर टर्नओवर कम हो जाए। बार बार छुट्टी ना करें, हमारी कंपनीज को, फर्म को छोड़ के ना जाए, क्योंकि जो कंपनी बार बार इंप्लॉइज को निकाल देती है या जिस कंपनी के इंप्लॉइज उस कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं तो उसकी गुडविल कम होती है, और जिसकी गुडविल कम होगी, जिस कंपनी की गुडविल कम होगी तो उसके प्रोडक्ट भी कोई नहीं खरीदने वाला, वो कंपनी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। तो हमको ध्यान रखना है इंप्लॉइज हमारी कंपनीज में बने रहें, छोड़कर ना जाएं, छुट्टी कम से कम रखें। तो जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और कुछ इसके वायलेटिंग इफेक्ट भी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट में क्या, इंप्लॉइज का कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ने वाली है, स्किल्ड वर्कर हमको मिलने वाले हैं, लेस एक्सपेंसिव मेरी ट्रेनिंग पे होने वाली है। तो ये सारे बेनिफिट्स भी हैं। फॉलो नहीं करेंगे प्रिंसिपल तो इसके कुछ नुकसान, ये पॉजिटिव इफेक्ट को आप उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, ये आपके इसके डिमेरिट्स आपकी बन जाएंगी जब आप फॉलो नहीं करोगे। तो आगे देखते हैं इनिशिएटिव।
कभी कभी आपने नोटिस किया है घर के अंदर जब हम अपने पेरेंट्स के सामने कोई बात लेके जाते हैं, हमारे पेरेंट्स फटाफट हमको डांट देते हैं, धमका देते हैं, फिर हम हो सकता है कि दोबारा अपने पेरेंट्स को वो बात कहने की हिम्मत ही ना रखें, या थोड़े दिन के बाद हमारे मन में और कोई बात आई, बहुत अच्छी बात आई, हमने वो बात अपने मन के अंदर ही दबा ली, तो हम वो बात अपने पेरेंट्स के आगे कह ही नहीं पाते। ऐसा ही कभी कभी कंपनीज में होता है। एक वर्कर आया आपके पास बहुत अच्छा सजेशन लेकर, बहुत अच्छी एडवाइस लेकर, उस एडवाइस को अगर आप मान लेते ना, आपकी कॉस्ट कम हो जाती, आपके खर्चे कम हो जाते, बट आपने क्या किया, उसको डांट कर धमका कर भेज दिया। तो अब वो क्या लगता है, नेक्स्ट टाइम आपके सामने आएगा, इनिशिएटिव लेगा, बात कहने को लेकर आपके सामने आएगा, मोटिवेट होएगा? अब नहीं। तो ये प्रिंसिपल कहता है एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। तो हमको एम्प्लॉइज को मौका देना चाहिए अपनी बात को रखने का, कहने का, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। इससे क्या होगा, जब आप उनकी बात को सुन लोगे, चाहे आप इंप्लीमेंट मत करो, पर उसकी बात को ध्यान से प्यार से सुन लो, तो नेक्स्ट टाइम आपके सामने वो बात लेकर जरूर आएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका बेनिफिट हो जाए। तो हमको क्या करना है, उनके अंदर पहल क्षमता की भावना को जागृत करना है ना, उनको मोटिवेट करें अपनी बातों को कहने का। हो सकता है क्या पता आपके फायदे की बात कोई कर भी दे। तो जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होने वाले हैं। उनकी थिंकिंग पावर इंक्रीज होने वाली है, एम्प्लॉइज के अंदर मोटिवेशन आने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनकी अटैचमेंट बढ़ने वाली है। फॉलो नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस कम, एफिशिएंसी कम, हो सकता है कंपनी को छोड़ के चले जाएं, एम्प्लॉइज की टर्नओवर बढ़ जाए, फर्म के प्रति उनकी अटैचमेंट डिक्रीज हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, उनका फर्म के अंदर का हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा अच्छा ना हो। तो कहीं ना कहीं हमारे नुकसान भी होने वाले हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। तो घरों में भी ऐसा होता है ना कि जब हम बच्चों को डांट के फटकार के भेज देते हैं, बच्चा अगली बार आपकी बात कहने का, अपनी बात को कहने का हिम्मत ही नहीं करता है। नुकसान अल्टीमेटली फिर लास्ट में आपका ही होता है। फिर आप थोड़ी देर में कहोगे कि तूने बात छुपाई क्यों थी, अरे भाई तुमने पहले डांटा क्यों था, हर बार तो डांट के भेज देते हो उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर को कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करने चाहिए टीम स्पिरिट के लिए। किसके लिए? टीम भावना को जागृत करें कि सभी लोग काम करें, टीम की तरह काम करें, सब मिलजुल कर काम करें। मैनेजर को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा, आई 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 मैं, इसमें नहीं, इसमें फिर सामने वाले की ईगो झलकती है। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए? वी वर्ड यूज करना चाहिए। यस, हम मिलकर काम करेंगे, आओ हम मिलकर ये काम करते हैं। कोई भी मीटिंग होती है, एम्प्लॉइज को भी साथ में इनको लोग आओ ये देखते हैं काम कैसे होगा, हम सब मिलकर देखते हैं। तो यहां पर अपने को देखना है, हमको क्या ये वर्ड यूज करना है, वी विल डू दिस वर्क इंस्टेड आई विल डू इट। उसको ये नहीं कहना कि मैं ये काम करूंगा, एम्प्लॉइज को बोलोगे आओ मिलकर काम करते हैं ना सब। तो उन सब में क्या होगा? सहयोग की भावना होगी। एम्प्लॉइज के साथ आप मोटिवेट, एम्प्लॉइज आपको देखकर मोटिवेट होने वाले हैं, काम आपके साथ मिलकर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली जब आप सहयोग की भावना जागृत कर लेते हो तो वो मोटिवेट होने वाले हैं, आपकी हर काम में हेल्प करने वाले हैं, छोटी छोटी बातें भी आपको बता देंगे, कहाँ पे नुकसान हो रहा है फर्म का, सब बातें। तो अल्टीमेटली जब हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर देते हैं तो टीम स्पिरिट जाग जाती है, वो सब लोग मोटिवेट होकर काम करने वाले हैं, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होने वाला है, रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं। बट अगर आप इस प्रिंसिपल को अवॉइड करते हो तो टीम भावना मर जाएगी, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपको बहुत परेशानी होने वाली है, रिलेशनशिप्स के अंदर कड़वाहट आने वाली है। तो अल्टीमेटली हमें कुछ वायलेटिंग इफेक्ट भी मिलने वाले हैं। वायलेटिंग इफेक्ट कब मिलेंगे? जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स। तो टॉपिक बहुत इजी था, तो अगर आप इसको एक बार स्टडी करके देखेंगे, इस वीडियो को एक बार रिकैप कर लेंगे, बुक की भी हेल्प ले लेंगे, तो आई थिंक ये प्रिंसिपल्स आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलने वाले हो। तो ये थे हमारे हेनरी फयोल के गिवन 14 प्रिंसिपल्स।